जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 3 है। आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर अभी BSSC इंटर स्तरीय का लगातार सेट चलाया जा रहा है, जिसमें दो बुक को कवर किया जा रहा है। एक तो खान सर का बुक को और दूसरा द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन को। खान सर के बुक में टोटल 10 सेट करवाए जा चुके हैं। इसमें वॉल्यूम 1 भी समाप्त हो चुका है और ये वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 है। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में दिए से जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। इसका PDF पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, जरा देख लेंगे। प्रश्न संख्या 1 में आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन दे दिया हुआ है। कहता है कि भारतीय पैरा एथलीटों ने चाइना के हवांगझू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रचा है। तो ये आपसे स्वर्ण पदक का जिक्र किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम ने हवांगझू में जो 2022 में पैरालंपिक खेल हुआ उसमें कुल 111 पदक जीते। कुल कितने जीते? 111 पदक जीते, जिसमें से उन्होंने 29 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 स्वर्ण पदक जीते, 31 जो है दोस्तों रजत पदक जीते और जो 55 जो है वो दोस्तों कांस्य पदक जीत करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। साथ ही साथ अगर हम आपको बात करें कि एशियाई पैरा खेल 2022 के शुभंकर कौन थे, तो नोट करिएगा फेई। क्या नाम है इसका? तो फेई, ठीक है, ये इसके शुभंकर थे। एशियाई पैरालंपिक खेल का जो आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? तो आधिकारिक आदर्श वाक्य था, नोट करिएगा, हर्ट्स मीट और क्या था? ड्रीम साइन। हर्ट्स मीट ड्रीम साइन। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। टोटल 29 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। अगला प्रश्न कि भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? तो आंसर लगाएंगे इसका दोस्तों दूसरा का ऑप्शन नंबर 1 नंदिनी दास को। उनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या था? नोट करिएगा अगर करना चाहते हैं तो कोटिंग इंडिया। क्या है? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि यूनेस्को के द्वारा अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो आप तो ये सब पढ़ते ही आ रहे होंगे। तो गरबा का जो संबंध है दोस्तों वो ये गुजरात का राज्य का नृत्य है, ठीक है। और भी गुजरात ये जो है कब किया जाता है? तो ये नवरात्रि के समय में यानी दुर्गा पूजा के समय में 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार है जो कि नवरात्रि के दिन में किया जाता है। इसका जो हम और भी कुछ गुजरात के लोक नृत्य का नाम सुन ले तो एक तो गरबा हो गया, दूसरा गरबा के बाद गरबी याद रखिएगा। क्या है? गरबी और रस। तीसरा और क्या देख लीजिएगा? रास है। इसके बाद है तिपनी, डांगी नृत्य, हुड्डो, सीधी धमाल। ये सब सारे के सारे जो है वो गुजरात के प्रमुख नृत्य में आते हैं। अब गुजरात की बात आई है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट करिए, छपेगा एग्जाम में। कहता है कि सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो सेमीकंडक्टर जो नीति है दोस्तों वो शुरू करने वाला पहला राज्य वो गुजरात ही बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको पिछले सेट में बताया था। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, कहीं आप 38 डिग्री समानांतर पैरेलल रेखा या समानांतर रेखा तो नहीं ना ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल सही, यही इसका आंसर होना चाहिए, 38 डिग्री समानांतर रेखा। इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि 38 डिग्री समानांतर रेखा को ही हम सैन्य सीमांकन रेखा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 49वीं किसके बीच में है? तो 49वीं मैंने कई बार बताया है, 49वीं को आप यूए से ना पढ़िए बल्कि क्या पढ़िए? ऊए से पढ़िए। ऊ से 49, ऊ से ऊए से, यानी यूएसए और कनाडा के बीच में जो है दोस्तों ये 49वीं पैरेलल रेखा है। और रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान के बीच में। 24वीं पैरेलल रेखा भी जो है दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ही रहता है, जो कि एक विवादित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि भूटान की सीमा इनमें से किस राज्य से जुड़ी हुई नहीं है। ध्यान में रहे, ऐसा नहीं कि भूटान की सीमा पड़ते ही आराम से पश्चिम बंगाल लगा करके भागिएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है कि किससे नहीं जुड़ी हुई है, तो भूटान की सीमा जो है दोस्तों ये सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जबकि उड़ीसा से नहीं जुड़ा हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किस देश के भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। तो कामरूप के नाम से किसे जाना जाता था, ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 असम को, जबकि इसकी राजधानी जो थी गुवाहाटी थी, उसको प्राचीन काल में प्रयाग ज्योतिषपुर के भी नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, तो प्रयाग ज्योतिषपुर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, कामरूप का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिलता है, तो कामरूप राज्य का साक्ष्य जो है दोस्तों समुद्रगुप्त के इलाहाबाद अभिलेख से मिलता है। ठीक है, बताया जाता है कि कामरूप राज्य पर जो है किस जनजाति का शासन था, तो अहोम जनजाति का शासन था। इस चीज़ को आप नोट करिएगा, किसको, अहोम जनजाति का शासन जो था दोस्तों वो कामरूप यानी असम पे शासन था। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये सब VVI क्वेश्चन है, आप भूलेंगे नहीं। तो इसका 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य कहा जाता है, भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मिजोरम की बात आई है तो आप बता देंगे कि मिजोरम राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो नोट कर लीजिएगा, फरवरी 1987 ईस्वी में मिजोरम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, विद्या पिलाई किस खेल से संबंधित है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 ये स्नूकर खेलते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल ऑर्बिटर मिशन जिसको आप मॉम भी कहते हैं, मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। 19 का करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों, इसे 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की जो है संगठन के लिए इसे प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1913 ईस्वी में। बता दें कि इसकी जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, जबकि गीतांजलि के लिए, किसके लिए, नोट करिए, गीतांजलि के लिए जो है दोस्तों यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में। एक और अर्थशास्त्री थे, भारतीय अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था अमर्त्य सेन। क्या नाम था इनका, अमर्त्य सेन। इनको 1998 ईस्वी में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल का अवार्ड मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है दोस्तों या उपन्यास पोस्ट ऑफिस, क्या है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है इसके, तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, मलेशिया के प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो प्रशासनिक राजधानी का जिक्र किया हुआ है। सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 पुत्रजया। ये तो प्रशासनिक राजधानी हो गई। राष्ट्रीय राजधानी क्या है, तो राष्ट्रीय राजधानी आप लगाएंगे कुआलालंपुर। कहाँ है दोस्तों, कुआलालंपुर। ठीक है, अच्छा, इसकी जो करेंसी की बात करें तो इसका करेंसी क्या है, तो इसका करेंसी है दोस्तों आप लगाएंगे मलेशियाई रिंगिट। क्या नाम है इसका, मलेशियाई और रिंगिट इसका जो है वो करेंसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय भूमि के डैश में स्थित है, यानी आपसे लोकेशन पूछ रहा है। तो आप कुछ इस तरह से लोकेशन बनाएंगे, तो बंगाल की खाड़ी भारत के इस क्षेत्र में पड़ता है, यानी ये दक्षिण पूर्व। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे। एक चीज़ और, अंडमान निकोबार की बात आई है तो एक चीज़ को और फोकस कर लेंगे जरा, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है दोस्तों को कब केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 1 नवंबर, नोट करिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इसे जो है केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था। जबकि 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है इसको अंडमान एवं निकोबार द्वीप को विभाजित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि किस राज्य में बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से
महालक्ष्मी योजना। कौन सी योजना? महालक्ष्मी योजना लागू की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तेलंगाना राज्य सरकार ने महालक्ष्मी योजना को लागू किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसको CBIC कहते हैं, ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम यानी EODS लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोरिया देश के साथ मिलकर को इन्होंने इस डेटा को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 निकल करके आता है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाएगा, इस बार भारत में आयोजित किया गया। अच्छा, इस प्रतियोगिता के विजेता कौन रही हैं? तो इस प्रतियोगिता के जो विजेता है दोस्तों, निकारागुआ के, कहाँ? निकारागुआ, नोट करिए, निकारागुआ के जो है दोस्तों वो मिस यूनिवर्स बनी है। नाम है सेनिस पलासियोस। क्या नाम है? सेनिस पलासियोस। अभी अभी जो है 1-2 दिन पहले अभी 2024 के भी मिस यूनिवर्स वर्ल्ड की जो है मिस यूनिवर्स की चर्चा हो गई है। तो बताएंगे कि मिस यूनिवर्स का खिताब इस बार किसने जीता है? इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित था? तो हमने आपको कई बार बताया है कि जो सिंधु सभ्यता की 2 प्रमुख नगरें थी, कौन कौन? तो सिंधु सभ्यता की 2 प्रमुख नगरें थी, एक तो हड़प्पा था और दूसरा मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा की खोज जो है दोस्तों और दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया। अब आपका लोथल का जिक्र है तो लोथल का खोज जो है दोस्तों 1954 ईस्वी में SR राव ने किया था। तो आपसे पूछ रहा है कि ये किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, भोगवा नदी तट पर ये स्थित है। लोथल जो था उस समय का डॉकयार्ड, बंदरगाह या पतन जो भी कह लीजिए वो था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? सही आंसर लगाएंगे दोस्तों 33 का आपको कि 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। ध्यान में रखेंगे, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। किसका? कैसर ए हिंद की उपाधि को इन्होंने वापस कर दिया था। जबकि चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। इसके बाद आंदोलन समाप्त होते ही मार्च 2022 में, ध्यान में रखेंगे, जैसे ही आंदोलन समाप्त हुआ था मार्च 2022 में इन्हें असंतोष भड़काने के अपराध में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए जो है दोस्तों इन्हें सजा भी दे दी गई। लेकिन बाद में स्वास्थ्य कारणों के रीजन से, मतलब बिगड़ते हुए स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए 1924 ईस्वी में जो है दोस्तों इनको मुक्त कर दिया गया है, यानी छोड़ दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इसका 1920 ईस्वी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो बता दें कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने गए थे तो ये किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, तो ये कब गए थे? तो 5 मार्च, नोट करिए, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन अच्छा कब हुआ था? टोटल तो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना। प्रथम कब हुए थे? तो इस बार मैं आपको डेट के साथ बताऊंगा। आप तो 30, 31, 32 जानते होंगे, लेकिन नोट करिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 12 नवंबर, कब? 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ था, जो कि 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक ये लंदन में आयोजित की गई थी। दूसरा क्या था? तो दूसरा जो था दोस्तों वो 7 सितंबर को शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 तक चला। और तीसरा जो था वो 17 नवंबर को शुरू हुआ और 24 दिसंबर 1932 तक ये चला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे कि 5 से लेकर के, सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि 5 से लेकर के 11 नवंबर 1945 ईस्वी तक जो है दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों RK सहगल, शहनवाज तथा गुरुबख्श सिंह ढीलन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। जबकि बचाव के पक्ष में वकीलों में भुल्ला भाई देसाई, नोट करिएगा कौन कौन?
जो मुकदमा चलाया गया था तो उसके लिए जो केस लड़ रहे थे वो कौन कौन से वकील थे, तो भुल्ला भाई देसाई जो कि अध्यक्ष थे इसके, तथा उनके सहयोग के रूप में आसफ अली, तेज बहादुर सफरू, कैलाशनाथ, क्या नाम था, कैलाशनाथ काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू जो थे, इसमें अदालत में इन्होंने बहस किया था। हालांकि कोर्ट मार्शल ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को दोषी पाया, ठीक है, लेकिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल ने समकालीन परिस्थितियों को भांपते हुए उन्हें दंड जो है दोस्तों उनका दंड क्षमा कर दिया था। अब आपसे प्रश्न पूछा हुआ था कि आज़ाद हिंद फौज दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप आंसर लगाएंगे 12 नवंबर 1945 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, तो नृत्य का शास्त्रीय रूप है ऑप्शन नंबर 1 मणिपुरी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। 37वां प्रश्न है, कहता है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला, नोट करिए ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता ही है, छपार मेला आयोजित किया जाता है, तो आंसर लगाएंगे 37 का ऑप्शन नंबर 4। ये छपार मेला पंजाब में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। 38वां प्रश्न है कि पश्चिम तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र को, अब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को हम कोंकण तट कहते हैं क्या, तो बिल्कुल सही है। गुजरात वाले क्षेत्र को काठियावाड़ तट कहते हैं, बिल्कुल सही है। कर्नाटक वाला क्षेत्र को हम मैंगलोर तट कहते हैं, बिल्कुल सही है। आंसर निकल करके आता है केरल वाले तट को मालाबार तट नहीं, सॉरी कोरोमंडल तट नहीं, बल्कि हम मालाबार तट कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी। आंसर लगाएंगे पहली कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में। कब, 1854 ईस्वी में कवासजी, नोट करिए, कवासजी डाबर में बॉम्बे में शुरू की गई थी। कहाँ शुरू की गई थी, कवासजी बॉम्बे में शुरू की गई थी। जबकि पहली जूट मिल की बात करें तो पहली जूट मिल जो है दोस्तों 1859 ईस्वी में रिसरा यानी बंगाल में जो है दोस्तों शुरू की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप से जुड़ी हुई है, तो मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, ये तीनों की तीनों समस्याएं जो है दोस्तों निरंतर भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि म्यूनिख समझौता जब हुआ था दोस्तों तो 20 से 30 सितंबर 1938 को हुआ था। कब हुआ था, 29 से 30 सितंबर 1938 को हुआ था, जिसमें टोटल 1938 को हुआ था, जिसमें टोटल 4 देशों ने भाग लिया था, यानी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कौन कौन था, एक तो जर्मनी था, दूसरा जो था वो दोस्तों इटली था, तीसरा फ्रांस था, और चौथा जो था वो जर्मनी, इटली, फ्रांस और एक था ब्रिटेन। तो इसमें रूस जो था वो शामिल नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो ध्यान में देखेंगे, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इसका ऑपरेशन कर देता हूं, आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा मतलब बेहद ही फायदेमंद होगा। कह रहा है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो सबसे पहले तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर 4 हर्यक वंश नाम था। क्या था, हर्यक वंश, ये हर्यक वंश से संबंधित था। अच्छा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का जो दोस्तों संस्थापक था वो था बिंबिसार। कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था, तो अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। क्या नाम था उपनाम, अजातशत्रु का कुणिक इसका उपनाम था। इन्होंने युद्ध में रथ मुसल एवं महाशिलाकंटक नामक हथियारों का भी प्रयोग किया था इसके शासनकाल में, यानी किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, अजातशत्रु के शासनकाल में ही जो है राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसका सेशन कब था, 483 BC में। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम राजा की अगर बात कर ले तो ये उदयन था, हो ना, उदयन जो है हर्यक वंश का अंतिम राजा था, जो कि नागदशक का पुत्र था। ठीक है, अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार का हत्या करके गद्दी पर बैठा था, जबकि उदयन जो है अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। इसके वजह से यानी इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें जितने भी शासक थे अपने पिता की हत्या करके ही बैठे थे गद्दी पर। यही वजह था कि इस वंश को यानी हर्यक वंश को
पितृहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है। किस वंश के नाम से? पितृहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? तो इसका 43 का सही आंसर लगाएंगे। 43 का कि कश्मीर में उत्पल वंश जो था, जिसकी स्थापना अवंती वर्मन ने की थी, और अवंती वर्मन की ही बेटी थी वो रानी दिद्दा थी, जो कि एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 उत्पल वंश। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो आंसर लगाएंगे कि यजुर्वेद में, यानी ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद में लोहे के लिए जो है एक श्याम अयस वड और कृष्ण अयस्वस दोनों का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद। अगला प्रश्न है कि माजुली द्वीप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो कहाँ है? तो इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 ये असम में स्थित है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये तो माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हो गया। दुनिया का सबसे छोटा द्वीप कहाँ है या कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा द्वीप भी असम में ही है, उसका नाम है उमानंदा। क्या नाम है उसका? उमानंदा, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अब आपका निकल करके आता है 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो कि भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो दक्षिण पूर्व मानसून जो है दोस्तों, इसका सही आंसर नहीं है ऑप्शन नंबर, यानी दक्षिण पूर्व मानसून जो है वो का मौसम ये भारत के 4 मौसम का ये हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 नंबर प्रश्न है कि भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दूं कि भारत के प्रथम पूर्व राष्ट्रपति भी जो है 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या कहता है कि वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक के कार्यकाल व्यय सहित सचिव स्टाफ के हकदार होंगे, बिल्कुल सही है। वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार होंगे। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो ध्यान में रखेंगे कि महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 कौन सा? अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि महाधिवक्ता बनने हेतु जो है उसकी वही योग्यता होनी चाहिए जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए होती है। ध्यान में रखेंगे कि संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल को नहीं निश्चित किया गया है और न ही उन्हें हटाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव 13 दिसंबर कब? नोट करिए 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को रखा था। संविधान का प्रारंभिक मॉडल जो है किसने तैयार किया था? तो संविधान का प्रारंभिक मॉडल जो है दोस्तों बी.एन. राव ने तैयार किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपके बता दें कि पाकिस्तान के जो है दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 बेनजीर भुट्टो। जबकि इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? तो म्यांमार जो है दोस्तों 4 जनवरी 1948 को तो आज़ाद हुआ था, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सही आंसर है देवनागरी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है?
70 नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था? 70 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। प्रथम पंचवर्षीय योजना का सेशन क्या था? तो 1951 से लेकर के 56 तक था, जबकि द्वितीय का था क्या? 56 से लेकर के 61। अच्छा, तो ये तो ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था लाया कब गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली जो है दोस्तों 2 अक्टूबर, नोट करिए, 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर में स्थापित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, कहते हैं कि पंचायतें एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1993। बता दें कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये प्रथम पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। पंचायती राज संवैधानिक दर्जा जो है किसने दिलाया था? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है दोस्तों, नोट कर लीजिए, LM सिंघवी। कौन? LM सिंघवी समिति के सिफारिशों पर दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो आंसर लगाएंगे, कहता है कि विकास में जन भागीदारी, बिल्कुल सही है, और राजनीतिक जवाबदेही, बिल्कुल सही है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी सही है, और क्या है? वित्तीय संग्रहण यानी फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, ये गलत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, कहता है कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी कब? आंसर लगाएंगे 10वीं योजना में। कितना था? तो 10वीं योजना में 7.6% था। अगला प्रश्न है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो आंसर लगाएंगे गरीबी हटाओ। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, वैसे मैं मुझसे जितना पॉसिबल होता है या मुझे जितनी जानकारी है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छा ट्रिक दे करके और अच्छे क्वेश्चनों से बाहर करूं, यानी आपको याद दिला दूं। आपसे जो भी पूछेगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य मूल उद्देश्य क्या था, तो पहले तो आप टिक लगाएंगे गरीबी हटाओ, इसके बाद एक कॉपी पर नोट करेंगे कुशाग्रो, KUSAGARO। ठीक है, अब के से कृषि, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, नोट करिए, के से कृषि, यू से उद्योग, एस से स्वावलंबी, ए से आत्मनिर्भर, 5वां नंबर पे जी से क्या है? गरीबी है। तो ध्यान में रखेंगे 5वां नंबर का क्या है? गरीबी है। जनरली इतना ही पूछता है, बाकी आप अपना बैठा लीजिएगा। इसके बाद क्या है? रोजगार है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद फिर स्वावलंबी विकास भी था। तो अगला प्रश्न देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का 1। अगला प्रश्न देखेंगे 75 नंबर क्या कहता है? 75 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यानी जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ये भी सही है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना है, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अब आपको 92 दिखाई देगा। 92 नंबर प्रश्न क्या है देख लेंगे। हाँ, 92 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो फ्लाइंग सिख का जो है दोस्तों खिताब किसने दिया था? आंसर लगाएंगे 92 का ऑप्शन नंबर 4, जनरल अयूब खान ने। कब? तो मिल्खा सिंह 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर के 1960 में ओलंपिक में इन्होंने चौथे स्थान पर जो है रहे थे। ठीक है, और इन्होंने जो है 1960 के बाद ही उसी समय 1960 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने जो है इन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि भी दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 1978-79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये तो ऐसे ही ऑप्शन से ही पता चल रहा है। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? यानी आप कैसे गरीबी पता करेंगे? तो परिवार का उपयोग
उपयोग व्यय के थ्रू। किसके थ्रू? तो परिवार के उपयोग व्यय के थ्रू। अगला प्रश्न है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों का अपनाया गया था? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के थ्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96, कहता है किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो जल का घनत्व सबसे अधिक कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपको केल्विन में दिया हुआ है तो प्लस में 273 डिग्री जोड़ दीजिए, यानी निकल करके आएगा 277 केल्विन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएं तो इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो आपको बता दें कि गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। अब दोनों द्रव्यमान को दुगना कर रहा है तो दुगना करेगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये 4 गुना बढ़ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, देख लीजिए। 98 नंबर प्रश्न है कि दो समानांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका सही कारण है जो ऑप्शन नंबर 4, उनके बीच चुंबकीय बल। अगला प्रश्न है कि क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो जीव जो अधिक दूर से के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, यह विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आणविक जातिवृत्त। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ये वृक्क में स्थित होती है। बता दें कि अधिवृक्क ग्रंथि जो है वृक्क के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ये तनाव की स्थिति में हार्मोन को निकालता है। क्या करता है? यानी जब टेंशन में रहता है तो ये हार्मोन को रिलीज करता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले एक हार्मोन का नाम क्या है? तो एड्रेनालिन हार्मोन का नाम आपने सुना होगा, जिसको लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, दाद जिसको आप रिंगवर्म कहते हैं किस प्रकार की बीमारी है? आंसर लगाएंगे ये फंगल बीमारी है और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? आंसर लगाएंगे NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड, जिसको आप टेबल साल्ट भी कहते हैं या समान नमक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंड जो है वो क्या होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसके पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि धारावाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक जो तार होता है दोस्तों वो न्यूट्रल होता है, ध्यान में रखिएगा। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। अगला प्रश्न है कि यौन संचालित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अब यौन संचालित के बारे में पूछ रहा है, संचालित रोग। तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यौन संचालित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचालित होने वाला संक्रमण है। बिल्कुल सही है। HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अब आपको 122 निकल करके आता है। 122 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? कहता है कि अपस्मार जिसको आप मिर्गी कहते हैं से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, मस्तिष्क जो है दोस्तों ये प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? सही आंसर लगाएंगे कि DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को बकवास कहते हैं, बकवास उत्परिवर्तन यानी नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, अच्छा उत्परिवर्तन का सिद्धांत को किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत को ड्यूगो ब्रिज ने दिया था। किसने? ड्यूगो ब्रिज ने। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होगा? आंसर लगाएंगे ऑस्मियम तत्व का घनत्व जो सबसे अधिक होगा। कितना? तो 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 124 के बाद 125 क्या कहता है? 125 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया विटामिन बी का विटामिन था, यानी बी विटामिन था? तो इसका आंसर लगाएंगे इसमें तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर 4 थायमिन। क्या है? थायमिन। ध्यान में रखेंगे बी यानी B1, इसका B1 जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। थायमिन के वजह से की कमी से कौन सी रोग होती है?
तो बेरी, थायमिन के कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि यानी ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो पीएच विलयन का इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, 7 से कम। अगर 7 से कम है तो वो क्या होगा, वो अम्ल होगा, जबकि 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, वो क्षारीय होगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, कहता है कि वंशागति नियम की खोज किसने की थी। तो वंशागति नियम की खोज किसने, ग्रेगरी मेंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, कहता है कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। तो 129 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, एड्रेनालाइन के वजह से। ठीक है, अच्छा थायरोक्सिन क्या करता है, तो इसमें एक थायरोक्सिन भी दिया हुआ है। तो ध्यान में रखेंगे कि थायरोक्सिन को हम मेटाबॉलिज्म नियंत्रक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म नियंत्रक हार्मोन भी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। आंसर लगाएंगे आयोडीन। अगला प्रश्न है 133 के बाद 131 नंबर, कहता है कि मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन होता है, किसके द्वारा। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्रों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अनोन्य प्रेरक तत्व का जो है उद्मात्रक क्या है। तो 132 का करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, हेनरी। अनोन्य प्रेरकत्व का जो है वो मात्रक है। और भी कुछ इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, ध्यान में रखेंगे। एक है चुंबकीय, इसमें जो है वो क्या दिया हुआ है, गॉस। अच्छा, ये गॉस किसकी मात्रक है, तो ये गॉस जो है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा या चुंबकीय क्षेत्र की भी इकाई का आप कह सकते हैं गॉस है। अच्छा, एक गॉस बराबर होता कितना है, तो एक गॉस बराबर नोट करिए 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, ध्यान में रखेंगे। ये तो ठीक है। ओम किसका है, तो ओम जो है वो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। जबकि वेबर की बात कर ले तो ये चुंबकीय फ्लक्स का ये है, चुंबकीय फ्लक्स का ये भी जो है, चुंबकीय फ्लक्स का आपको वेबर भी है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक वेबर बराबर कितना होता है, तो एक वेबर बराबर जो है दोस्तों 10⁸ मैक्सवेल इसका जो है दोस्तों वैल्यू होता है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हेनरी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है। 133 है, निम्न प्रजातियों में से किस में एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। तो 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, CrO2Cl2 की। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है। 134 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, अभिवहन। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपसे कथन गलत पूछ रहा है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, यानी ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है, ये गलत है। अच्छा, ट्रोजन तब करता क्या है, तो ट्रोजन जो है हॉर्स मॉलवेयर का एक रूप है जो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को जो है दोस्तों हासिल कर लेता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। ट्रोजन हॉर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिस्टम से इंपॉर्टेंस डेटा को जो है दोस्तों वो चुरा लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगला सेशन हम जो है खान सर के सेट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहिए।